अध्याय 571 एक अन्य आयाम में फंसा हुआ। 15वें स्तर की दुनिया के 9वें स्तर के सभी शक्तिशाली लोगों को जिस बात ने और भी चौंका दिया वो ये थी कि अनंत सागर की सतह ने लाखों मील चौड़ी, अज्ञात लंबाई वाली और अथाह गहराई वाली एक विशाल खाई का निर्माण कर लिया था। नवगठित विशाल दरार में अथाह समुद्री जल डाला गया। आकाश से बरस रही मूसलाधार बारिश अचानक रुक गई और किसी को पता भी नहीं चला, और आकाश में छाए काले बादल भी छंटने लगे। इस समय 18वीं मंजिल की हर मंजिल पर विनाशकारी तबाही के ऐसे ही भयावह दृश्य सामने आ रहे हैं। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में अंतरिक्ष की प्रत्येक परत के बीच की बाधाएं लगातार एक दूसरे से टकराती और रगड़ खाती रहती हैं। स्थानों के बीच की बाधाएं अचानक अंडे के छिलके की तरह नाजुक हो गईं और एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गईं। अंतरिक्ष की 18 अलग अलग परतें उस क्षण पूरी तरह से एक दूसरे पर चढ़ गईं और एक एकीकृत दुनिया बन गईं। इस क्षण आत्मा युद्ध क्षेत्र में मौजूद सभी 9वें स्तर के शक्तिशाली योद्धाओं को अचानक एहसास हुआ कि जिस दुनिया को वे हमेशा एक भ्रम समझते थे वो वास्तव में एक वास्तविक स्थान है। हालांकि अंतरिक्ष के आयाम मिल्की वे के समान तल पर नहीं है, इसलिए किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। प्राचीन प्रतिबंधक तंत्र के लुप्त होने और स्थानिक अवरोध के टूटने के साथ ही संपूर्ण परग्रही ग्रह अंततः सभी के सामने प्रकट हो गया। 9वें स्तर के सभी शक्तिशाली लोगों को और भी ज्यादा डरा देने वाली बात ये थी कि उन्हें पता चला कि उनके मूल आकाशगंगा शरीरों के साथ उनका आत्मा का संबंध पूरी तरह से टूट गया था। सभी को पता चला कि वे अपने भौतिक शरीर में वापस नहीं लौट सकते। AUAP का नवीनतम अध्याय अपडेट कर दिया गया है। इस समय संपूर्ण आत्मा युद्ध क्षेत्र में पुनर्तः अराजकता फैली हुई थी और निराशावाद एक महामारी की तरह पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा था। इस आपदा के बाद वांग हाओ और 9वें स्तर के 100 विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई भी रोकनी पड़ी। वर्तमान में भूत आयाम के रूप में जाने जाने वाले इस वैकल्पिक आयाम में 9वें स्तर के मानव शक्ति संपन्न व्यक्तियों की संख्या 3000 से भी कम है। उनमें से कई को उनकी जानकारी के बिना मार दिया गया। उनकी आत्माएं आकाशगंगा से अलग हो गईं। उनकी आत्माएं इस वैकल्पिक आयाम में भटकने के लिए विवश हो गईं और अपने शरीर में वापस लौटने में असमर्थ रहीं। 18वें स्तर के अंतरिक्ष के पतन और उत्परिवर्तन तथा स्थानिक शक्ति के दम घुटने के कारण कुछ दुर्भाग्यशाली आत्माएं भी नष्ट हो गईं। इस समय जैसे ही इस तल के नीचे मौजूद प्राचीन प्रतिबंध गायब हुए, वांग हाओ ने अचानक पाया कि वह वास्तव में एजोर ड्रैगन रिंग की उपस्थिति को महसूस कर सकता है, लेकिन फिर भी वह उसके अंदर की सामग्री को बाहर नहीं निकाल सकता था। अन्य सभी की तरह वांग हाओ भी आत्मा युद्ध क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को लेकर चिंतित था, लेकिन अन्य सभी के विपरीत वह शांत और संयमित रहा। सौभाग्यवश आत्मा युद्ध क्षेत्र में हुई विसंगति के कारण राक्षसी आत्माएं गायब नहीं हुईं। जब आत्मा युद्ध क्षेत्र में हुई असामान्यताओं के बारे में पूछा गया तो वांग हाओ के मन में सबसे पहले दानव आत्मा के बारे में पूछने का ख्याल आया। राक्षसी आत्मा, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? राक्षसी आत्मा पूरे समय वांग हाओ के साथ ही रही। यहाँ तक कि आत्मा युद्ध क्षेत्र में भी राक्षसी आत्मा वांग हाओ के आत्मा शरीर से 100 कदम से अधिक दूर नहीं जा सकी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वैकल्पिक आयाम को बनाए रखने वाले प्राचीन प्रतिबंध ध्वस्त हो गए, जिससे संपूर्ण अंतरिक्ष की बाधा बदल गई। अंतरिक्ष की 18 परतों की बाधाएं पूरी तरह से चकनाचूर हो गईं और सभी स्थानिक स्तर टूट गए। वांग हाओ इस स्थान के बारे में दानव आत्मा की समझ से आश्चर्यचकित था। हालांकि उस राक्षसी आत्मा को खुद भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसे इतना सब कुछ कैसे पता है। अपना मानवीय रूप पुनः प्राप्त करने के बाद वांग हाओ ने अपनी उत्तोलन तकनीक का उपयोग करते हुए उस समुद्री क्षेत्र को तेजी से छोड़ दिया जहां तैरता हुआ द्वीप स्थित था। वर्षा की दुनिया भर में चल रही अंतहीन मूसलाधार बारिश अब थम गई है और अनंत सागर की विशाल खाइयों के कारण समुद्र का स्तर सैकड़ों फीट नीचे गिर गया है। इसके अलावा इस बात की भी आशंका है कि पूरा अनंत सागर सूख सकता है। राक्षस की जांच के अनुसार उस खाई के नीचे संभवतः एक स्थानिक दरार मौजूद है। अंतरिक्षीय दरार द्वारा समुद्र का पानी खींच लिया गया और अंततः ब्रह्मांड के किसी अज्ञात कोने में जा पहुंचा।
पूरा तैरता हुआ द्वीप अथाह समुद्र में डूब गया और समुद्री जल के साथ ही स्थानिक दरार में समा गया। लगातार फैलती हुई स्थानिक दरार से नष्ट होने से बचने के लिए वर्षालोक के सभी 9वें स्तर के शक्तिशाली लोगों ने अन्य क्षेत्रों में भागने की पूरी कोशिश की। उसी क्षण वांग हाओ ने दूर से एक परिचित आकृति को देखा। तैरते हुए द्वीप पर पहुंचने के बाद जी लिंग ने ही वांग हाओ को औषधीय तौलिया दिया था। वांग हाओ ने उस परिचित आकृति का पीछा किया और उसके पीछे दौड़ पड़ा। आधे घंटे बाद आखिरकार वे जी लिंग से मिल गए। मिस जिलिंग, पिछली बार आपने मुझे जो दवा पहुंचने वाला तौलिया दिया था उसके लिए मैंने आपको धन्यवाद नहीं दिया। आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? वांग हाओ ने जिलिंग के पास पहुंचकर उसे आवाज दी। जिलिंग, जो रास्ते में थी, वांग हाओ की बातें सुनकर रुक गई और उसकी ओर मुड़कर देखने लगी। अन्य सभी लोगों के विपरीत, जिनके चेहरों पर विभिन्न नकारात्मक और निराशावादी भाव प्रदर्शित हो रहे थे, जिलिंग के चेहरे पर निराशा का कोई निशान नहीं था। इसके विपरीत वांग हाओ को ये भी महसूस हुआ कि उसका चेहरा शांत और संयमित लग रहा था, यहाँ तक कि कुछ हद तक राहत भी महसूस कर रहा था। अरे, ये तो तुम हो। मैंने अभी अभी लड़ाई देखी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने छोटे होकर भी इतने शक्तिशाली होगे। मुझे आश्चर्य है कि तुम किस ग्रह से आए हो। तुम्हारा गुरु कौन है? मुझे सच में बहुत उत्सुकता है। जी लिंग के शब्द बहुत शांत थे, मानो आत्मा युद्ध क्षेत्र के पतन का उससे कोई लेना देना ही न हो। वांग हाओ को ये भी महसूस हुआ कि वह आत्मा युद्ध क्षेत्र में हुए परिवर्तनों से मन ही मन प्रसन्न थी। हालांकि उसने अपने चेहरे के भावों में इसे अच्छी तरह से छिपा लिया और कुछ समय के लिए वांग हाओ के संदेह केवल अनिश्चित अनुमान ही बने रहे। मेरा जन्म पृथ्वी पर हुआ था। जहाँ तक मेरे स्वामी की बात है, उनका नाम बताना वास्तव में असुविधाजनक है। उन्हें अपना नाम दूसरों को पता चलना पसंद नहीं है, इसलिए कृपया समझें। ओह, एक पल के लिए जी लिंग की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पृथ्वी से होंगे। वैसे पृथ्वी ही तो मेरा गृहनगर है। बस देखते देखते इतने साल बीत गए। 40 साल हो गए जब मैं आखिरी बार घर लौटा था। मुझे थोड़ी उदासी महसूस हो रही है। जी लिंग की आंखों में होने वाले भावनात्मक उतार चढ़ाव वांग हाओ की नज़र से नहीं बच पाए। यहाँ तक कि शरारती राक्षस आत्मा भी लगभग जी लिंग के ठीक सामने थी। उसके नकाबपोश चेहरे को घूर रही थी और उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी, मानो नकाब को उठाना चाहती हो। अंततः जब चाओसिन कॉम को उस खूबसूरत महिला का चेहरा देखने का मौका मिला, तो उन्होंने पाया कि जैसे ही उनकी उंगलियां चेहरे के मास्क को छुईं, वे तुरंत उसके आर पार चली गईं। अंत में उसके पास निराशा में हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, लेकिन उसने वांग हाओ को देखकर मुंह बनाना नहीं भूला। वांग हाओ ने भौहें चढ़ा ली, मो लिंग के अजीबोगरीब व्यवहार पर अपना गुस्सा दबाने की पूरी कोशिश की। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। वांग हाओ के गंभीर चेहरे को देखकर जी लिंग ने उलझन में पूछा, वांग हाओ, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत कहीं खराब है? वांग हाओ ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, फिर कांपते हुए अपना सिर छुआ और माफी मांगते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या सब कुछ वाकई ठीक है? जी लिंग को संदेह हुआ, लेकिन काफी देर बाद भी उसे कोई खामी नजर नहीं आई, इसलिए उसके पास हार मानकर आगे बढ़ने की तैयारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मैं अंतरिक्ष के 18वें स्तर पर जा रहा हूँ। अगर तुम भी जाना चाहते हो, तो चलो साथ चलते हैं। वांग हाओ ने सिर हिलाया और उनके पीछे पीछे चला गया। विनअध्याय 572 प्रतिशोधी रानी का पुनरुत्थान। मिस जिलिंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप अंतरिक्ष के 18वें स्तर पर क्यों गईं? वांग हाओ ने उत्सुकता से पूछा। मैं शायद तुम्हारी माँ से भी बड़ी हूँ, इसलिए कृपया मुझे लड़की कहना बंद करो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो मुझे वरिष्ठ ही कह दो। मैं एक बार 18वीं मंजिल पर जा चुका हूँ। वहाँ का स्थान सबसे स्थिर है। अगर यहाँ का पूरा स्थान ढह भी जाए, तो भी यह अंत तक टिका रहेगा। ओह, वांग हाओ को अचानक एहसास हुआ। कृपया ताइवानी उपन्यासों को ताइवानी उपन्यास नेटवर्क tukan.com पर पढ़ना न भूलें।
यह एक बेहतरीन वेबसाइट है जहां अध्यायों को सबसे तेजी से अपडेट किया जाता है। इस तरह सोचने पर वांग हाओ के मन में एक और भी बड़ा सवाल उठा, आखिर सीनियर जी लिंग को अंतरिक्ष के 18वें स्तर पर जाने का अवसर क्यों मिला? क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर जी लिंग ने एक बार सोल बैटल एरिना के माध्यम से अंतरिक्ष के 18वें स्तर तक उन्नति की हो और फिर लॉर्ड थ्रेश के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो? हालांकि इसके बारे में सोचने के बावजूद वांग हाओ ने इसे जोर से नहीं पूछा। इस सवाल की तुलना में वांग हाओ के मन में एक और भी गहरा सवाल था, यानी जिस महिला की पीठ की बनावट ZU से 5 या 6 बिंदुओं तक मिलती जुलती है और जिसका उपनाम भी वही है, उसका ZU से क्या संबंध है? इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए वांग हाओ पूछने ही वाला था, लेकिन तभी कुछ ही दूरी पर दो और परिचित आकृतियां तेजी से उनकी ओर उड़ती हुई दिखाई दी। वे मू जू और तंताई युए नाम की दो महिलाएं थीं। दोनों के बीच कुछ अनबन सी लग रही थी। मू जू ने एकदम कठोर भाव से वांग हाओ के आगे से तेजी से निकल गई। सुश्री मुक्सुए, वांग हाओ ने उनका अभिवादन किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। सिर्फ एक महीना ही बीता था और मू जू बिल्कुल बदल गई थी, मानो वह वांग हाओ को पहचानती ही न हो। पूरा अध्याय यहाँ देखें। आप सोम मू जू की खूबसूरत सफ़ेद आकृति को अपने पास से गुजरते हुए देखकर वांग हाओ बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था और जी लिंग के साथ अपनी यात्रा जारी रखने ही वाला था। इसी क्षण तंताई युए अचानक वांग हाओ के पीछे प्रकट हुई, वांग हाओ के कपड़ों का किनारा पकड़ा और हौंफते हुए वांग हाओ से बोली, वांग हाओ, जल्दी करो, मू जू बहन को पकड़ो। ऐसा लगता है जैसे उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। वह जिसे भी नापसंद करती है, उसे तलवार के एक ही वार से मार डालती है। तुम्हें उसे रोकना होगा, नहीं तो वह बेकाबू हो जाएगी। पीछे मुड़कर देखने पर वांग हाओ ने देखा कि तांताई युए का चेहरा लाल हो गया था और वह पसीने से तरबतर थी। स्पष्ट रूप से वह पूरे रास्ते दौड़ने से थक गई थी। वांग हाओ ने भी मू जू के असामान्य व्यवहार को देखा और तुरंत जी लिंग की ओर मुड़कर कहा, वरिष्ठ, आप जाइए। मैं अपने एक दोस्त की मदद करने जा रहा हूँ। मैं अभी वापस आता हूँ और आपसे जल्द ही मिलूंगा। इस दृश्य को देखने के बाद जी लिंग ने भी मू जू के प्रति थोड़ा संदेह दिखाया, जो अभी अभी उसके पास से गुजरी थी। कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लगता है तुम्हारे दोस्त पर किसी बुरी आत्मा का साया है और मुझे इसका अनुभव है। क्यों न मैं तुम्हारे साथ चलूं? तो फिर धन्यवाद, सीनियर जिलिंग। ये कहने के बाद वांग हाओ ने ट्रू ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करने में पहल की और पलक झपकते ही वो मू जू के पास पहुंच गया, जो पहले ही 100 मील दूर उड़ चुकी थी। मू जू को दोबारा देखकर वांग हाओ ने गौर किया कि वो काली ऊर्जा की एक परत से घिरी हुई थी और उसकी आभा बेहद ठंडी और दुष्ट हो गई थी। वह पहले की तरह सफ़ेद कपड़ों में सजी धजी और सुरुचिपूर्ण लड़की से बिल्कुल अलग थी। वांग हाओ, सावधान रहो, तुम्हारे दोस्त पर किसी बुरी आत्मा का साया हो सकता है। इस तरह की बुरी आत्माएं आमतौर पर बहुत ही खतरनाक होती हैं। सावधान रहो और खुद को बुरी आत्मा के वश में मत होने दो। जी लिंग ने अचानक वांग हाओ को अपनी आवाज़ सुनाई। वांग हाओ ने सिर हिलाया, फिर आगे की ओर छलांग लगाई और मू जू को हवा में ही रोक दिया। मू जू, रुको, तुम्हें क्या हुआ है? हे इंसान के बच्चे, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपने काम से मतलब रखो और मेरे रास्ते से हट जाओ। जो भी मेरे रास्ते में आएगा, बदला लेने वाली रानी, वह मर जाएगा। इस समय मू जू का लहजा ठंडा था और वह वांग हाओ को बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रही थी। प्रतिशोध की रानी द्वारा उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिए जाने के बाद वह एक अलग ही इंसान बन गई थी। वांग हाओ का चेहरा सख्त हो गया, उसकी भौहें तन गईं। तुम आखिर हो कौन? तुमने मू जू की आत्मा पर कब्जा क्यों कर रखा है? तुम्हारे इरादे क्या हैं? हा, बच्चे, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। क्योंकि तुम इतने कृतघ्न हो, तो मर ही जाओ। ये कहते ही मू जू का शरीर अचानक एक अदृश्य ऊर्जा भाले में बदल गया और वांग हाओ के दिल की ओर तेजी से बढ़ने लगा। उस क्षण भयानक काले भाले से निकलने वाली बुरी आभा से दुनिया विचलित प्रतीत हुई और आसपास का तापमान अचानक गिर गया।
इस काले कोहरे ने प्रकाश को भी सोख लिया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। ये कैसा विचित्र हमला है। वांग हाओ तुरंत बेहद सतर्क हो गया और काला फेंकने वाला चाकू एक गोलाकार ढाल में बदल गया जो उसकी छाती के सामने रुक गया। डिंग टिल्ड। काली ऊर्जा से निर्मित भाला पलक झपकते ही वांग हाओ द्वारा काले उड़ने वाले चाकुओं से बनाई गई ढाल से टकरा गया। अगले ही पल वांग हाओ के चेहरे का भाव एकदम बदल गया और वह टूटी हुई रेत की बोरी की तरह पीछे की ओर उड़ गया। उड़ते हुए चाकुओं से बनी ढाल इस भयानक शक्ति के सामने पल भर में चकनाचूर हो गई। वांग हाओ का चेहरा भय से भर गया था। काले धुएं से बना यह भाला एक ही प्रहार में 100 ड्रैगनों की शक्ति रखता था। ये हमला, जो देखने में इतना सामान्य लग रहा था, उसने इतनी भयावह शक्ति का प्रदर्शन किया। क्या तुमने सच में मेरा हमला रोक दिया? तुम्हारे पास भी कुछ हुनर तो है, लेकिन अगर बस इतना ही है तो मर जाना ही बेहतर है। इस बार मैं गंभीरता से लड़ूंगा। मू जू ने जोर से हंसते हुए अपनी जीभ काट ली और मुंह भरकर काला खून थूक दिया। हवा में मौजूद काली गैस से बना वह भाला काले खून से सना होने के बाद बेहद भयावह हो गया और उसके पूरे शरीर पर लगातार लाल बिजली की लकीरें दौड़ रही थीं। धीरे धीरे भाले का शरीर सिकुड़ता गया और केवल कलाई जितना मोटा रह गया, फिर भी उसके चारों ओर एक हल्का गहरा हरा प्रभामंडल बना रहा। काले भाले की नोक के चारों ओर भंवरों की तरह काली ऊर्जा की हल्की हल्की लकीरें घूम रही थीं, जो एक शक्तिशाली रक्तरंजित हत्या की मंशा को प्रकट कर रही थीं। इसी क्षण जी लिंग दौड़कर आई, आगे बढ़ी, इमी खंजर निकाले और बिना कुछ कहे उन्हें मू जू की छाती और गर्दन की ओर घोंप दिया। नीले रंग की आभा से जगमगाते हुए एमी खंजरों की जोड़ी का डिजाइन प्राचीन और सरल था। जी लिंग के हाथों में वे फुर्तीली उंगलियों की तरह थे, मानो हर तरह के शानदार करतब दिखा रहे हों। मू जू, जो मूल रूप से वांग हाओ पर हमला करने की तैयारी कर रही थी, जी लिंग के अचानक हमले से अचंभित रह गई और उसने जल्दबाजी में अपनी रक्षा के लिए अपना काला भाला लहराया। क्योंकि जब प्रतिशोध की रानी ने मू जू की आत्मा पर कब्जा किया था, तब उसकी आत्मा पहले से ही एक अवशेष मात्र थी। इस समय उसने मू जू की आत्मा पर अभी अभी अधिकार किया था और पूरी तरह से अनुकूलित नहीं हुई थी, इसलिए उसकी शक्ति पहले की तुलना में बहुत कम थी। हालांकि एक अमर शक्ति के 10,000वें हिस्से की ताकत भी एक साधारण तारकीय स्तर के शक्ति के लिए सहन करने योग्य नहीं है, वांग हाओ जैसे नवपदोन्नत ग्रहीय स्तर के शक्ति के लिए तो और भी अधिक। हालांकि वांग हाओ उस भाले से घायल नहीं हुए, लेकिन इससे उन पर काफी मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा। बिना किसी संकोच के वांग हाओ ने ट्रू ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग किया। हालांकि इस बार वांग हाओ के सुनियोजित नियंत्रण में इस पूर्ण स्तर के पशु रूपांतरण ने केवल उसके हाथों को ड्रैगन के पंजों में परिवर्तित किया, उसके शरीर को ड्रैगन के शल्कों से ढक दिया और एक ड्रैगन पूंछ विकसित कर दी। उसके शरीर का शेष भाग अभी भी मानव रूप में ही रहा। वांग हाओ में आए बदलाव को देखकर मू जू की आंखों में अचानक एक चमक आ गई। ड्रैगन के अवशेष, हा हा हा, जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे बिना किसी प्रयास के मिल गया। ये तो सचमुच ईश्वर की कृपा है। मैं अभी अभी अपनी मुसीबत से निकला हूँ और अब ड्रैगन के अवशेष सीधे मेरे दरवाजे पर आ पहुँच गए हैं। बहुत खूब, आज मैं प्रतिशोध की रानी ड्रैगन जाति के इस बचे हुए अंश का वध करके ड्रैगनों के विरुद्ध अपने प्रतिशोध का बिगुल बजाऊंगी। विनअध्याय 573 प्राचीन बुराई का अभिशाप। उसके बोलने के बाद मू जू एक काले रंग की आभा से घिर गई। उनके मूल सफेद वस्त्र काली धुंध से सन गए और तुरंत काले हो गए। उसके लंबे बाल, जो ऊपर की ओर बंधे हुए थे, भी तेज ऊर्जा प्रवाह से उड़ गए और उसके काले बालों की 3000 लंठें हवा में लहराने लगीं। एक बेहद सफेद चेहरा अचानक एक मोहक गहरे हरे रंग में बदल गया और उसके पूरे शरीर की त्वचा भी पल भर में जैड की तरह गहरे हरे रंग की हो गई। हा 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 हा, तुम सबको मरना होगा। ड्रैगन वंश के बचे हुए लोगों, आज तुम्हारा मृत्यु दिवस है। इस क्षण मू जू पूरी तरह से एक अपरिचित रूप वाली महिला में परिवर्तित हो गई, जो कोई और नहीं बल्कि प्रतिशोधी रानी कलिस्ता थी, जिसने प्राचीन बंधनों से मुक्ति पा ली थी। मूल रूप से भूत कबीले की राजकुमारी के रूप में
उनकी आश्चर्यजनक सुंदरता और अद्वितीय प्रतिभा ने इस बात की प्रबल संभावना पैदा कर दी थी कि वह भूत कबीले को ब्रह्मांड में शीर्ष स्तर के कबीले के रूप में नेतृत्व करेगी। हालांकि एक अन्य क्षेत्र में प्रशिक्षण यात्रा के दौरान उसकी त्वचा एक रहस्यमय भाले से छेद दी गई और उसके बाद वह एक प्राचीन दुष्ट अभिशाप से पीड़ित हो गया। वह न केवल दुबला पतला होता गया बल्कि उसका स्वभाव भी विचित्र हो गया। हालांकि उसकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ा और वह जल्द ही पूरे भूतकुल की युवा पीढ़ी का नेता बन गया। उसकी खुशकिस्मती ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ा, कलिस्ता का स्वभाव अत्यंत क्रूर हो गया। उसने उस समय के सबसे शक्तिशाली कबीले ड्रैगन कबीले को भी चुनौती दे दी। परिणामस्वरूप उसने न केवल अपनी जान गंवाई बल्कि पूरे भूत कबीले को भूत बना दिया। हालांकि कलिस्ता के शरीर की मृत्यु के बाद एक प्राचीन अभिशाप के कारण उसकी आत्मा एक अमर दुष्ट आत्मा बन गई। वेबसाइट का नाम हटा दिया गया। एक प्राचीन भाले के भीतर समाहित हार स्वीकार करने से इनकार करते हुए कलिस्ता अपने लोगों की अनगिनत मृत आत्माओं की घृणा से बोझिल होकर अकेले ही ड्रैगनों की पैतृक भूमि में घुस गई और उस भूमि को तहस नहस कर दिया। अंत में ड्रैगनों और कई बुजुर्गों ने उसे भूतों की भूमि में कैद कर दिया। जैसे ही एक भयानक जबरदस्त काली आभा ने वांग हाओ के पूरे शरीर को घेर लिया, उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। इस काले कोहरे की आड़ में आसपास की दुनिया घोर अंधेरी थी, इतनी अंधेरी कि आप अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी नहीं देख सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो अरबों आत्माएं वांग हाओ के कानों में फुसफुसा रही हों और उसकी मानसिक खोज भी 10 कदमों के दायरे तक ही सीमित थी। वांग हाओ, घबराओ मत, ये सब आत्मा के भ्रम हैं। बस अपना ध्यान अपने आध्यात्मिक स्तर पर केंद्रित करो और अपनी 5 इंद्रियों को शांत करो और सभी भ्रम और झूठ तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। जी लिंग का आत्मा संचार समय पर हुई बारिश की तरह था, जिसने भ्रम में डूबे वांग हाओ को वापस वास्तविकता में खींच लिया। अपने मन को अपने आध्यात्मिक केंद्र पर केंद्रित करो और अपनी 5 इंद्रियों को शांत करो। वांग हाओ ने चुपचाप निर्देशों को पढ़ा और जी लिंग की विधि का अनुसरण किया। अपनी आदिम शक्ति का उपयोग करके 5 इंद्रियों को पूरी तरह से बंद कर दें, देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना और छूना। अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटना। कुछ सांसों के बाद वांग हाओ ने अपनी आंखें फिर से खोली और पाया कि जो काली आभा पहले उसे घेरे हुए थी, वह पूरी तरह से गायब हो गई थी। दोबारा देखने पर पता चलता है कि सीनियर जी लिंग खुद को बचाने के लिए कलिस्ता के साथ भयंकर लड़ाई में लगी हुई थीं। इस समय दोनों महिलाओं के बीच भयंकर लड़ाई के कारण संपूर्ण आत्मा युद्ध क्षेत्र में एक हिंसक स्थानिक कंपन उत्पन्न हुआ। वे दिखने में साधारण लगने वाले एमी खंजर वास्तव में एक प्राचीन खजाना थे जिनमें स्थानिक नियमों की शक्ति समाहित थी। इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए सीनियर जिलिंग ने एमी के कांटों पर एक शक्तिशाली जहर भी लगा दिया। ये घातक विष आत्मा युद्ध क्षेत्र में ही पाए जाने वाले अद्वितीय 7 रंगों वाले उदुम्ब्रा फूल की पंखुड़ियों से निकाला गया था और इसे परिष्कृत करके एक विशेष विष के रूप में तैयार किया गया था। ये शक्तिशाली जहर शारीरिक रूप से तो हानिरहित है, लेकिन यह आत्मा को जहर दे सकता है। इससे आत्मा का मूल तत्व भी नष्ट हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप आत्मा बिखर जाती है और उसका पुनर्जन्म कभी नहीं हो पाता। हालांकि लड़ाई शुरू होने के बाद से जी लिंग को कलिस्ता की रक्षा पंक्ति को भेदने का कोई मौका नहीं मिला है। इसके विपरीत लापरवाही के कारण उन्हें गंभीर चोट लगी। इसी क्षण वांग हाओ भ्रम से मुक्त हो गया और युद्ध में शामिल हो गया। सीनियर जिलिंग, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। बोलने के बाद वांग हाओ ने अपने काले फेंकने वाले चाकुओं का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई में हिस्सा लिया। वांग हाओ के आगमन के साथ ही कलिस्ता एक तरह के आक्रमण में फंस गई। हालांकि जैसे जैसे वह मुजू के शरीर को नियंत्रित करने में अधिक कुशल होती गई, उसने धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए बढ़त हासिल कर ली। नहीं, मैंने अभी अभी आत्मा पर कब्जा किया है और मेरी आत्मा अभी भी भूमिगत खाई में फंसी हुई है। अगर ये लड़ाई जारी रही तो बहुत संभव है कि जिस आत्मा शरीर पर मैंने अभी कब्जा किया है, वह नष्ट हो जाए।
मुझे जल्द से जल्द भूमिगत जाकर प्रतिशोध के भाले की आत्मा शरीर को अवशोषित करना होगा। केवल इसी तरह मैं अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ और अपनी शक्ति को चरम सीमा तक बहाल कर सकता हूँ। कलिस्ता ने आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किया और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके भूमिगत दरारों से होते हुए अथाह खाई में प्रवेश करने की कोशिश की। प्राचीन प्रतिबंधों के कारण फंसा हुआ प्रतिशोध का भाला वापस प्राप्त कर लिया गया है। आखिरकार कलिस्ता फिलहाल अमर आत्मा के बीज के विखंडन से उत्पन्न एकमात्र उत्पाद है। उसकी आत्मा अपूर्ण है और उसके लिए अमरता के क्षेत्र को पुनः प्राप्त करना अत्यंत कठिन। अध्याय 575 आकाश विभाजन करने वाली पंजे की तकनीक। वांग हाओ ने अंतिम उपाय के रूप में अनजाने में ड्रैगन बॉल की ड्रैगन ऊर्जा का उपयोग करने का तरीका खोज लिया। वांग हाओ को और भी ज्यादा पागल कर देने वाली बात ये थी कि इस बार वह सीधे 1000 मील दूर एक जगह पर टेलीपोर्ट हो गया। ये फोर्स का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट करने से 10 गुना से भी ज्यादा बेहतर है। ट्रू ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग न केवल टेलीपोर्टेशन के लिए किया जा सकता है, बल्कि यह ड्रैगन योद्धाओं द्वारा दुश्मनों से लड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली युद्ध तकनीकों का एक संग्रह भी है। चूंकि ये ड्रैगन बॉलर्स में मौजूद ड्रैगन ऊर्जा का उपयोग कर सकता है, तो क्या ये ड्रैगन ऊर्जा घावों को भरने की प्रक्रिया को भी तेज कर सकती है? इस बिंदु पर मुझे उम्मीद है कि पाठकों को हमारा डोमेन नाम ताइवान नॉवेल नेटवर्क याद होगा, जो बेहद उपयोगी है। .com। आप अपनी पसंद का कोई भी नाम चुन सकते हैं। एक विचार के साथ वांग हाओ ने सच्चे ड्रैगन के 9 रूपांतरण की ऊर्जा संचार विधि का पालन करते हुए ड्रैगन मोती से ड्रैगन ऊर्जा को अपनी छाती पर लगे घाव में प्रवाहित किया। घाव तुरंत भरने लगा और पलक झपकते ही उसकी छाती में बना बड़ा छेद भर गया और उसके अंदर उसका दिल फिर से बनने लगा। इस क्षण वांग हाओ को अचानक एहसास हुआ कि एक सच्चे ड्रैगन में परिवर्तित होने के बाद उसका दिल भी 3 हिस्सों में बंट गया था। कलिस्ता द्वारा अभी अभी चकनाचूर किया गया वह उनमें से केवल एक था, और अब ड्रैगन एलिमेंटल पावर द्वारा ठीक होने के बाद ये जल्द ही पुनर्जन्म लेगा। इसके तुरंत बाद वांग हाओ ने अपनी स्मृति से सच्चे ड्रैगन के 9 रूपांतरण के युद्ध अध्याय का अनुसरण करते हुए ड्रैगन योद्धाओं की युद्ध तकनीकों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। ड्रैगन योद्धाओं ने अपने शरीर के प्रत्येक अंग के आधार पर विभिन्न युद्ध तकनीकें विकसित की हैं। इनमें अजगर के सींग, पूंछ, शरीर, पंजे और मूंछें शामिल हैं। उन्होंने 9 प्रमुख भागों में से प्रत्येक के लिए विभिन्न युद्ध तकनीकें विकसित की हैं। इसलिए इसे सच्चे ड्रैगन के 9 रूपांतरण कहा जाता है और इसमें वर्णित टेलीपोर्टेशन मात्र एक बुनियादी अध्याय है, जो ड्रैगन के शरीर के भीतर एक मूलभूत गति तकनीक है। अंतिम वाक्य निरर्थक अक्षरों का समूह प्रतीत होता है और इसलिए इसे अनुवाद से हटा दिया गया है। इन क्षमताओं में बादलों में उड़ना और अंतरिक्ष में विचरण करना शामिल है। जब कोई उच्च स्तर की साधना करता है, तो वह एक ही छलांग में पूरे ब्रह्मांड को पार कर सकता है और पल भर में अनगिनत आकाशगंगाओं को पार कर सकता है। हालांकि वांग हाओ की वर्तमान ताकत को देखते हुए वह केवल कुछ बुनियादी चाल चलन तकनीक और युद्ध कौशल ही सीख सकता है। असल में वांग हाओ के वर्तमान ड्रैगन वंश के स्तर को देखते हुए वह प्राचीन ड्रैगन जाति के नवजात ड्रैगन के बराबर है। ये तो एक सामान्य युवा ड्रैगन से भी कमजोर है। इसलिए ट्रू ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन से वांग हाओ द्वारा वास्तव में उपयोग की जा सकने वाली युद्ध तकनीकें बहुत कम थीं। 15 मिनट बाद वांग हाओ की नज़र ड्रैगन क्लॉ अध्याय पर पड़ी, विशेष रूप से उस खंड पर जिसमें ड्रैगन क्लॉ का उपयोग करके युद्ध तकनीकों का प्रदर्शन किया गया था। यह असली ड्रैगन जाति की एक बुनियादी पंजे की तकनीक है, जो मानव सेना में सभी द्वारा जानी जाने वाली युद्ध शैली के बराबर है। ये ड्रैगन जाति में सबसे बुनियादी और आम पंजे की तकनीक है। हालांकि अपने ड्रैगन पूर्वजों द्वारा इस बुनियादी पंजे की तकनीक का अभ्यास करने की यादों के माध्यम से वांग हाओ ये जानकर हैरान रह गया कि इसकी शक्ति उस तलवार तकनीक से अनगिनत गुना अधिक थी जिसका वह वर्तमान में पूरी ताकत से उपयोग कर रहा था। शायद इसका कारण ये था कि सच्चे ड्रैगन के 9 रूपांतरण का अभ्यास करने वाले ड्रैगन पूर्वजों के पास असाधारण शक्ति थी,
जिससे उनका क्षेत्र इतना ऊंचा हो गया था कि वांग हाओ के लिए उनके सार को समझना मुश्किल था। हालांकि इस ड्रैगन क्लॉ तकनीक की शक्ति लोगों को ललचाने के लिए काफी है। इसने वांग हाओ का ध्यान पूरी तरह से आकर्षित कर लिया। मैंने अपना मन बना लिया है, तुम ही हो। वांग हाओ ने पंजे की इस बुनियादी तकनीक को सीखने का फैसला किया। ड्रैगन जाति की इस बुनियादी पंजे की तकनीक को आकाश विभाजन पंजे की तकनीक कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि एक ही पंजे से आकाश को फाड़ा जा सकता है। समय बहुत कम था, इसलिए वांग हाओ ने तुरंत अभ्यास शुरू कर दिया। लगभग 10 सांसें लेने के बाद वांग हाओ ने अपनी स्मृति में मौजूद निर्देशों का पालन करते हुए स्वयं ही आकाश विभाजन पंजे की तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। 1 मिनट से भी कम समय में 2-3 बार कॉल करने के बाद वांग हाओ ने टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके फिर से जी लिंग के पास वापसी की। इस समय जी लिंग और कलिस्ता एक भयंकर युद्ध में उलझी हुई थी और जी लिंग ने अपने भीतर स्वर्ण वंश की रक्तरेखा को जागृत कर लिया था, जिससे उसकी युद्ध शक्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी। वो सुनहरा त्रिशूल एक पौराणिक अर्धदिव्य कलाकृति थी, जिसमें अविश्वसनीय स्थानिक शक्ति समाहित थी, और उसने उस भाले के साथ गतिरोध की लड़ाई लड़ी, जो कि केवल काली ऊर्जा से बना एक प्रेत था। भूतिया भूमि, जो पहले से ही पतन के कगार पर थी, दोनों के बीच हुई लड़ाई के बाद और भी बदतर हो गई, और आसपास की नाजुक स्थानिक बाधाएं एक के बाद एक टूटने लगीं। उनकी लड़ाई के बाद अदृश्य स्थानिक दरारों के समूह लगातार उभरते रहे, जबकि आसपास के अंतरिक्ष में अंधेरी ऊर्जा की लहरों और स्थानिक गला घोंटने वाली ताकतों का प्रकोप लगातार जारी रहा। 9वें स्तर के कई शक्तिशाली योद्धा स्थिति से अनभिज्ञ या ज्ञान की कमी के कारण अनजाने में इन स्थानिक दरारों के पास पहुंच गए और अंतरिक्ष की शक्ति से तुरंत मारे गए या किसी अन्य आयाम में समा गए। पल भर में 9वें स्तर के कई शीर्ष विशेषज्ञ निर्दोष होते हुए भी फंस गए। वांग हाओ के घाव भरने के बाद अजगर के पंजे फिर से सिकुड़ गए, केवल 2 पंजे ही बचे रहे। अजगर की खाल से ढके शरीर को छोड़कर उसका बाकी शरीर मूल रूप से मनुष्य जैसा ही रहा। यही वह युद्ध शैली थी जिससे वांग हाओ सबसे अधिक परिचित था। एक छोटे और फुर्तीले मानव शरीर के साथ साथ अविनाशी ड्रैगन के पंजे और लचीली और लगातार बदलती रहने वाली गति तकनीकें। सीनियर जिलिंग, मेरी चोटें लगभग ठीक हो चुकी हैं। मुझे कुछ देर यहाँ मोर्चा संभालने दीजिए। आप भी थोड़ी देर आराम कीजिए। वांग हाओ ने जी लिंग को देखा। एक तरफ खड़ी जी लिंग का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके बाल बिखरे हुए थे और होठों के कोने पर हल्के सुनहरे रंग का खून लगा हुआ था। वांग हाओ के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर वह आज्ञाकारी होकर एक तरफ हट गई। हालांकि वह अब भी कुछ हद तक चिंतित थी और घबराकर वांग हाओ को एक तरफ से देखती रही। उसे अपनी चोटों का इलाज करने की कोई जल्दी नहीं थी। वांग हाओ को वापस देखकर कलिस्ता थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर वह जोर से हंस पड़ी। अजगर के नीच प्राणी, तुम अभी अचानक गायब हो गए, लेकिन घबराकर भागे नहीं। सच में, मैं तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करता हूँ। हालांकि तुम्हारी तारीफ करने के बावजूद मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारना होगा। लेकिन मैं नरमी बरतने की कोशिश करूंगा और तुम्हें एक साबुत लाश के रूप में छोड़ दूंगा। तो फिर मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। हालांकि अभी यह अनिश्चित है कि पहले किसकी मृत्यु होगी। इतनी जल्दी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। वांग हाओ ने शांत भाव से कहा। अचानक उसने अपनी पूरी गति से ट्रू ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करते हुए कलिस्ता के सामने टेलीपोर्ट किया और फिर अपने बाएं पंजे से हमला किया। उसने दृढ़तापूर्वक आकाश विभाजनकारी पंजे की तकनीक का प्रयोग किया। अचानक वांग हाओ के बाईं ओर के 3 अजगर पंजे एक प्रेत की तरह प्रकट हुए, जिससे स्थानिक शक्ति में व्यवधान उत्पन्न हुआ। उसके शरीर के भीतर मौजूद ड्रैगन ऊर्जा ने तीनों ड्रैगन पंजों की सतह पर रहस्यमय चिन्हों का निर्माण किया, जिससे प्रत्येक पंजे की आक्रमण शक्ति और कवच भेदने की क्षमता और भी बढ़ गई। पंजे चलाने की उन जानी पहचानी तकनीकों को देखकर कलिस्ता अचानक हंस पड़ी। हा, बच्चे, तुमने ड्रैगन जाति के पूर्वजों को सचमुच कलंकित कर दिया। तुम्हारी ड्रैगन के पंजे चलाने की तकनीक इतनी भद्दी और हास्यास्पद है कि मानो मुर्गी के पंजे हों।
ऐसी घटिया तकनीकें तो कीचड़ जैसी हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे, प्रतिशोध की रानी को हरा सकते हो? ये तो बच्चों का खेल है। कलिस्ता ने घमंडी हंसी हंसते हुए कहा। वह वांग हाओ के पंजे के हमलों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जैसा कि उम्मीद थी, जब वांग हाओ ने अपने पंजे से वार किया तो कलिस्ता ने बचने की जहमत तक नहीं उठाई। एक ही पंजे के वार से यह सुरक्षा घेरा भी नहीं तोड़ सका। हालांकि यह वांग हाओ की किसी दुश्मन से पहली वास्तविक मुठभेड़ थी और इसका प्रभाव नगण्य था, फिर भी वांग हाओ ने हार नहीं मानी। एक असफलता कोई बड़ी बात नहीं। अपने हमले के विफल होने के बाद वांग हाओ तेजी से पीछे हट गया, फिर दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ा और दूसरा हमला किया। इस बार भी असफलता ही हाथ लगी। नहीं, चलिए फिर से कोशिश करते हैं। वांग हाओ ने तीसरी बार हमला किया। एक और असफलता। ... लगातार 7 असफलताओं के बावजूद वांग हाओ ने हार नहीं मानी और बढ़ते दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष जारी रखा। विनोध्याय 576 आत्मा को स्थिर करने वाले मोती का परिष्करण। ये सरासर मूर्खतापूर्ण और बेहद परेशान करने वाला है। कलिस्ता ने भौहें चढ़ा ली। वह वांग हाओ के बार बार किए जा रहे उकसावों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हालांकि वो असहाय थी क्योंकि लूटा गया आत्मा शरीर गुणवत्ता में बहुत घटिया था और उसकी टेलीपोर्टेशन तकनीक वांग हाओलों की टेलीपोर्टेशन तकनीक जितनी अच्छी नहीं थी। वांग हाओ के पास असाधारण युद्ध कौशल भी था और उसकी विकास दर ने कलिस्ता को भी चौंका दिया। पहली मुलाकात में वांग हाओ को पूरी तरह से पछाड़ देने से लेकर अब धीरे धीरे वांग हाओ को बराबरी पर रोकने में सक्षम होने तक समय 5 घंटे से भी कम बीता है। उन 5 घंटों में वांग हाओ की युद्ध शक्ति 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि यह बच्चा बिल्कुल भी नहीं थकता, वो तो मानो युद्ध का दीवाना है, लड़ने के लिए पैदा हुआ एक पागल। धीरे धीरे कलिस्ता के दिल में डर घर करने लगा। नहीं, हम इसे और लंबा नहीं खींच सकते। हमें प्रतिशोध का भाला प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द भूमिगत खाई में जाना होगा। एक बार जब हम इसकी ऊर्जा से जुड़ जाएंगे तो इस ड्रैगन अवशेष और उस स्वर्ण जाति के पुजारी को मारना बहुत आसान हो जाएगा। अपना मन बना लेने के बाद कलिस्ता ने हाथ बढ़ाया और काले भाले को वांग हाओ की ओर भाले की तरफ फेंक दिया। उस पल वांग हाओ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके प्रतिद्वंदी ने ऐसी चाल चल रखी है। उसका शरीर, जो आगे बढ़ने ही वाला था, भाले से टकराने ही वाला था। हताशा के क्षण में वांग हाओ ने भाले से बचने के लिए टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए कलिस्ता मुड़ी और पास ही स्थित एक विशाल भूमिगत दरार में गायब हो गई। इसके बाद असंबद्ध पाठ है बाइडू यिक्सिया हेयांगे गुआन डियाओजुई जिनझांगल कहानी का नया अध्याय। कलिस्ता के अचानक भाग जाने से वांग हाओ और जी लिंग चौंक गए। आगे बढ़ना है या नहीं, यही सवाल है। जी लिंग दुविधा में फंस गई थी। हालांकि वांग हाओ ने आवेग में आकर तुरंत उनका पीछा करना शुरू कर दिया। टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए वांग हाओ जमीन में बनी दरार पर पहुंचा और बिना किसी झिझक के उसका पीछा करने लगा। कलिस्ता की आत्मा की धुंधली आभा का अनुसरण करते हुए वांग हाओ ने एक अंधेरी भूमिगत दरार को पार किया। वांग हाओ के दरार में उतरने के कुछ ही समय बाद जी लिंग एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर उसके पीछे नीचे उतर गई। मुझे नहीं पता कि हम कितनी गहराई में गए, लेकिन अचानक भूमिगत दुनिया रोशन हो गई और हमारे चारों ओर एक विशाल अराजक शून्य क्षेत्र दिखाई दिया। इस रहस्यमयी भूमि की भूमिगत खाई किसी अलौकिक तारों भरे आकाश जैसी थी, बस फर्क इतना था कि तारों की रोशनी बहुत धुंधली थी। स्पष्टतः यह एक शून्य ब्रह्मांड था, तारामंडलों वाले ब्रह्मांड से बहुत दूर। अज्ञात गहराई में उतरने के बाद आसपास की तारों की रोशनी और भी मंद हो गई। जल्द ही अथाह खाई के भीतर एक तेज रोशनी ने वांग हाओ का ध्यान आकर्षित किया। लगातार 10 से अधिक बार टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने के बाद वांग हाओ को अंततः एहसास हुआ कि प्रकाश एक प्राचीन प्रतिबंध था। जब वो वस्तु मेरे करीब आई तब मुझे एहसास हुआ कि वह चमकदार वस्तु वास्तव में बहुत बड़ी थी, लगभग एक छोटे क्षुद्रग्रह के बराबर। दरअसल उत्सर्जित प्रकाश एक रहस्यमय प्राचीन संरचना थी
और प्रकाश की वे हल्की किरणें संरचना के प्रतीकों द्वारा उत्सर्जित की गई थीं। इस संरचना की आभा को महसूस करते ही वांग हाओ को अचानक अपनी आत्मा में एक झंझनाहट महसूस हुई। इस ऊर्जा श्रृंखला का निर्माण करने वाली ऊर्जा कितनी जानी पहचानी है। प्रकाश की उन किरणों से जो अनुभूति उत्पन्न होती है, क्या वही तारों की शक्ति नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह प्राचीन संरचना वास्तव में तारों की शक्ति को अपने मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करके सक्रिय होती हो? वांग हाओ के मन में इस तरह के संदेह होना स्वाभाविक था। जैसे ही वांग हाओ विशाल संरचना के पास पहुंचा, उसने उसके केंद्र के पास एक आकृति देखी। ये व्यक्ति कलिस्ता है और वह स्वयं गठन में मौजूद एक दरार के माध्यम से गठन के केंद्र में प्रवेश कर गई और मूल गठन को नष्ट करने का प्रयास कर रही थी। उस संरचना के केंद्र में 1000 फीट लंबा भाला, जिससे एक रहस्यमय हरी रोशनी निकल रही थी, कमर जितनी मोटी 18 सफेद ड्रैगन की हड्डियों की जंजीरों से बंधा हुआ था। उन अजगरों की हर हड्डी हजारों फीट लंबी थी और उनसे निकलने वाली भयानक मृत्यु की आभा ने वांग हाओ की आत्मा में सिहरन पैदा कर दी, भले ही वह हजारों मील दूर था। उसी क्षण अचानक वांग हाओ के कानों में एक धीमी सी आवाज आई। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन एक बार सुनने के बाद वांग हाओ को लगा कि यह आवाज बहुत जानी पहचानी है। वांग हाओ, उसे रोको। उसे प्रतिशोध का भाला हासिल न करने दो, वरना पूरे ब्रह्मांड में तबाही मच जाएगी और तुम, ड्रैगन के वंशज होने के नाते, सबसे पहले मारे जाओगे। ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है, वांग हाओ ने मन ही मन कहा, फिर अचानक अपना माथा पीट लिया। सीनियर ब्रदर बाय, आप ही हैं। वांग हाओ को अचानक वह जानी पहचानी आवाज याद आ गई। क्या वह बाय जिक्सू की आवाज नहीं थी? सीनियर ब्रदर बाय, आप अभी भी जीवित हैं। आपने पुनर्जन्म क्यों नहीं लिया? ये प्राचीन संरचना अचानक ढह गई, पुनर्जन्म की संरचना सील हो गई और मेरी आत्मा इस स्थान में फंसी हुई है, बाहर निकलने में असमर्थ। अभी इन बातों पर चर्चा करने का समय नहीं है। आपको अभी जो करना है वह है प्रतिशोध की रानी को प्रतिशोध का भाला छीनने से रोकना। वांग हाओ का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन उसने तुरंत पूछा, हालांकि मेरी ताकत सीमित है और मुझे डर है कि मैं कलिस्ता को हरा नहीं पाऊंगा। इसके अलावा मैं नीचे मौजूद विशाल संरचना की पाबंदियों से परिचित नहीं हूँ और शायद उसमें प्रवेश करना भी मुश्किल होगा। वांग हाओ का प्रश्न निराधार नहीं था, लेकिन बाय जिक्सू के मन में पहले से ही एक समाधान था। क्या आपको वह चमकदार मोती दिखाई दे रहा है जो उस भाले से काफी ऊपर है? वो इस महान संरचना को नियंत्रित करने वाला मूल केंद्र था और साथ ही मेरी आत्मा के सार से परिष्कृत एक आत्मा को स्थिर करने वाला मन का भी था। मैं अब तुम्हें मुख्य क्षेत्र में भेज रहा हूँ। तुम जल्दी आत्मा को स्थिर करने वाले मोती को निगलकर उसे परिष्कृत करोगे। मैं तुम्हें कुछ मंत्र सिखाऊंगा, बस उनका पालन करो और तुम उसे परिष्कृत कर सकते हो। एक बार जब आप आत्मा स्थिरीकरण मोती को परिष्कृत कर लेंगे तो संपूर्ण संरचना आपके नियंत्रण में आ जाएगी। उस समय आप आत्मा अधिकार तकनीक का उपयोग करके प्रतिशोध के भाले को अपने आत्मा क्षेत्र में समाहित कर सकते हैं, जिससे कलिस्ता की प्रतिशोध का भाला प्राप्त करने की आशा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। एक बार जब आप प्रतिशोध के भाले को परिष्कृत कर लेंगे तो आप एक अमर शक्ति बनने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। कलिस्ता जैसी तुच्छ आत्मा से निपटना तो बहुत आसान होगा। बाय जिक्सू की योजना त्रुटिहीन लग रही थी, लेकिन वांग हाओ को अभी भी कुछ संदेह महसूस हो रहे थे। हालांकि स्थिति बेहद गंभीर थी और वांग हाओ के पास सोचने का समय नहीं था। अगले ही क्षण बाय जिक्सू ने अपनी शेष आत्मा ऊर्जा का उपयोग करके कोर फॉर्मेशन में एक गैप खोला और वांग हाओ को सोल स्टेबिलाइजिंग पल के सामने ले आया। जब वांग हाओ आत्मा को स्थिर करने वाले मोती के करीब पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसका आकार कितना आश्चर्यजनक था। काफी दूरी से भी उस आत्मा को स्थिर करने वाले मोती से निकलने वाली रोशनी एक छोटे बल्ब की तरह थी। गहन निरीक्षण करने पर वांग हाओ ने पाया कि आत्मा को स्थिर करने वाला मोती कम से कम 1 किलोमीटर व्यास का था। ये बिल्कुल लघु सूर्य जैसा दिखता है। इससे निकलने वाली रोशनी बहुत ही कोमल थी और उसमें जरा भी गर्मी नहीं थी। बिना किसी झिझक के
वांग हाओ ने बाई जिक्सु द्वारा सिखाई गई तकनीक का पालन किया और तुरंत अपने आत्मा क्षेत्र में एक विशाल स्वर्गीय नेत्र खोल दिया। जैसे ही स्वर्गीय नेत्र खुला, आत्मा तारे की सतह पर एक विशाल भंवर बन गया और फिर वांग हाओ की भौहों के बीच से प्रकाश की एक विशाल किरण निकली, जो सीधे उसके सामने मौजूद आत्मा स्थिरीकरण मोती को भेद गई। जल्द ही वांग हाओ की आत्मा की हलचल को ग्रहण करने के बाद आत्मा स्थिरीकरण मोती ने भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। क्योंकि यह आत्मा स्थिरीकरण मोती मूल रूप से बाई जिक्सु के आत्मा सार से निर्मित था, इसलिए इसमें आत्मा साधना वंश की आभा का अंश समाहित था। इसके अलावा बाई जिक्सु ने स्वयं वांग हाओ को शोधन तकनीक बताई थी, इसलिए प्रक्रिया काफी आसान रही। विनोध्याय 577 वांग हाओ का विकल्प। आत्मा को स्थिर करने वाले मोती को वांग हाओ द्वारा परिष्कृत किए जाने के कुछ ही समय बाद दूधिया सफेद प्रकाश अचानक वांग हाओ की आत्मा में प्रवेश कर गया, जिसके बाद वांग हाओ की आत्मा को जबरदस्त झटका लगा और फिर कुछ चीजें उसकी चेतना में प्रकट हुईं। पलक झपकते ही वांग हाओ के विचार फैल गए और अविश्वसनीय रूप से विशाल हो गए। उस क्षण वांग हाओ की चेतना उसके शरीर से अलग हो गई, मानो पूरी प्राचीन संरचना ही उसका अपना शरीर बन गई हो। जब तक वांग हाओ के मन में कोई विचार होता है, वह उस विशाल संरचना के भीतर किसी भी स्थान से उसे महसूस कर सकता है। ये प्राचीन संरचना, जो एक क्षुद्र ग्रह जितनी विशाल है, अब ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी के अपने शरीर का हिस्सा बन गई हो, जिससे एक अद्भुत अनुभूति उत्पन्न होती है। उसके मन में सुनहरे धागे उभर आए, जो मकड़ी के जाले की तरह एक दूसरे को काटते हुए घनी तरह से गुथे हुए थे। पल भर में वांग हाओ समझ गया कि मकड़ी के जाले जैसे ये सुनहरे धागे संपूर्ण प्राचीन सरनी के विन्यास को दर्शाते हैं। वांग हाओ को जल्द ही अपनी आत्मा के संरचना के साथ एक हो जाने की इस गहन और अद्भुत अनुभूति से परिचित हो गया। एक विचार के साथ वांग हाओ अचानक गायब हो गया और अगले ही पल गठन के केंद्र में फिर से प्रकट हो गया। जब वांग हाओ दोबारा प्रकट हुआ, तो वह पहले से ही प्रतिशोध के भाले के सामने मंडरा रहा था। इस समय प्रतिशोध का भयावह भाला बिल्कुल करीब है। जब वांग हाओ अचानक कलिस्ता के सामने प्रकट हुआ, तो दूसरी महिला के चेहरे पर स्पष्ट रूप से आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। हम ड्रैगन के बच्चे, तुम गठन के मुख्य क्षेत्र में कैसे घुस गए? क्या ऐसा हो सकता है कि वे प्रतिबंध तुम्हारे खिलाफ अप्रभावी हों? कलिस्ता ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय कलिस्ता ने आत्मा के माध्यम से वांग हाओ के साथ संवाद करते हुए प्रतिबंध संरचना को नष्ट करना जारी रखा और अंतिम मूल प्रतिबंध को तोड़ने का प्रयास किया। जब भी कलिस्ता ने सरनी की बाधाओं पर प्रहार करने के लिए अपना हाथ उठाया, तो काले कोहरे से संघनित ऊर्जा का एक भाला कोर सरनी की सुरक्षा में एक हिंसक कंपन पैदा कर देता था। 10 लाख वर्षों तक संरक्षित रहने के बाद पूरी प्राचीन संरचना सड़कर गल गई थी। कलिस्ता ने जब विनाशकारी ज्वालाओं के बीच अवरोध टूटकर भाग निकली, तब उसने पूरी संरचना को भारी नुकसान पहुंचाया था और अब ये सब और भी बढ़ता जा रहा है। इस संपूर्ण प्राचीन अवरोधक संरचना का मूल भाग पहले से ही ढहने की कगार पर है। इसमें किसी भी समय सेंध लग सकती है। ये देखकर वांग हाओ ने बिना किसी झिझक के बदला लेने वाले भाले को झपट लिया। वांग हाओ के असामान्य व्यवहार को देखकर कलिस्ता के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। अजगर के बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं, प्रतिशोध का भाला कभी भी किसी गंदे अजगर द्वारा अपवित्र नहीं किया जाएगा। अपने गंदे हाथ इससे हटाओ और इसे मत छुओ। वांग हाओ ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते रहे। अगले ही पल वांग हाओ की हथेली उस विशाल भाले के डंडे से छू गई। एक पल में ही वांग हाओ को अचानक घबराहट और बेचैनी का अनुभव हुआ। फिर विचित्र और विकृत चेहरों वाले अनगिनत भूत और आत्माएं उसके दिमाग में प्रकट हुईं, जो उसके कानों में चीख चीख कर चिल्ला रही थीं। उन अनगिनत भूतों ने लगभग वांग हाओ का सिर फोड़ दिया। आसपास का वातावरण अब काले और सफेद के बीच अंतर करने योग्य नहीं रह गया था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ इन अरबों भूतों से पूरी तरह भरा हुआ था। उस पल वांग हाओ को अत्यधिक भय का अनुभव हुआ। अचानक वांग हाओ ने अपना हाथ हटा लिया और श्रवण मतिभ्रम और दृश्य भ्रम गायब हो गए।
जब वांग हाओ को होश आया तो उसने खुद को ठंडे पसीने से भीगा हुआ पाया। अभी अभी वो क्या था? इतने सारे भूत, ये तो बहुत डरावना था। वांग हाओ अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे बाई जिक्सू की धीमी आवाज फिर से सुनाई दी। वांग हाओ, अब तुम्हारे लिए फैसला लेने का समय आ गया है। तुमने अभी जो देखा, वे भूत कुल की अनगिनत पीड़ित आत्माएं थीं जिन्हें प्राचीन काल में ड्रैगन कुल द्वारा मार डाला गया था। इन सभी पीड़ित आत्माओं को प्राचीन ड्रैगन जाति ने मार डाला था। अपनी मृत्यु से पहले उन सभी के मन में प्राचीन ड्रैगन जाति के प्रति असीम घृणा थी, और इसी कारण वे अमर हो गए और धीरे धीरे मिलकर 1000 फुट लंबे भाले में तब्दील हो गए। ये भाला भूत वंश की अनगिनत आत्माओं की प्राचीन ड्रैगन जाति के प्रति असीम घृणा का प्रतीक है। इसलिए जैसे ही आप इसे पकड़ेंगे आपको श्रवण और दृश्य मतिभ्रम का अनुभव होगा। ये मतिभ्रम भ्रम नहीं है, बल्कि वास्तव में मौजूद हैं। बाई जिक्सू के शब्दों ने वांग हाओ की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। सीनियर ब्रदर बाई, चूंकि यह प्रतिशोध का भाला ड्रैगन कबीले से नफरत करने वाले भूत कबीले के अनगिनत मरे हुओं से बना था, तो आपने इसे परिष्कृत करने के लिए मुझे क्यों कहा? बाई जिक्सू की आवाज़ धीरे धीरे कमजोर होती गई, और धीरे धीरे ऐसी हो गई मानो वो मुश्किल से सांस ले रहा हो। मेरा समय समाप्त हो रहा है, शायद यह आखिरी सवाल हो जिसका मैं आपके लिए अध्याय 578 अरबों मृतात्माओं की एकजुट शक्ति। वांग हाओ ने दृढ़तापूर्वक आत्मा को पकड़ने की तकनीक का प्रयोग किया। अगले ही पल प्रतिशोध का 1000 फुट लंबा भाला उसके सामने प्रकट हुआ, तेजी से सिकुड़ता हुआ अंततः प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया जिसने वांग हाओ के सिर के पिछले हिस्से को भेद दिया। इसके तुरंत बाद वांग हाओ की आत्मा में हजारों फीट लंबा एक विशालकाय भाला प्रकट हुआ। ये भूत कुल के अनगिनत मरे हुओं से बना प्रतिशोध का भाला था। उसी समय अनगिनत मृत आत्माएं भाले से बच निकली और वांग हाओ की आत्मा के क्षेत्र में भटकने लगीं। कृपया ध्यान रखें कि ताइवान नॉवेल नेटवर्क बेहद सुचारू रूप से चलता है। सबसे तेज अध्याय अपडेट देखने के लिए के माध्यम से कभी भी वेबसाइट पर जाएं। पल भर में वांग हाओ की आत्मा के भीतर अनगिनत मरे हुए आत्माओं ने उग्र रूप धारण कर लिया, जिससे एक ऐसा भयावह और डरावना दृश्य बन गया जैसा कि किसी भूतलोक में होता है। आत्मा तारे के ऊपर इन मरे हुए भूतों के प्रभाव में काली आत्मा की ज्वालाओं की धुंधली लकीरें एक हल्की हरी रोशनी को प्रतिबिंबित करती हुई प्रतीत हुई, जबकि काली ज्वाला सर्प क्लोन अपनी आत्मा के भीतर गहराई से प्रभावित था, जिससे भय का एक अंश उत्सर्जित हो रहा था। विनाश की ज्वालाओं से उत्पन्न तलवार की उस काली छाया ने ही वह एकमात्र निषिद्ध क्षेत्र बना दिया था, जिसके पास जाने की हिम्मत ये मरे हुए प्राणी और भूत नहीं करते थे। इस दृश्य को देखकर वांग हाओ ने दृढ़ संकल्प के साथ विनाश की तलवार का प्रयोग किया। निश्चित रूप से उस काली तलवार की छाया के 100 फीट के दायरे में किसी भी मरे हुए प्राणी या भूत ने उस रेखा को पार करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वांग हाओ ने विनाश की ब्लेड इंटेंट को छोड़ा, कुछ मरे हुए प्राणी जिन्हें भागने का समय नहीं मिला था, वे विनाश की ब्लेड इंटेंट द्वारा एक एक करके नष्ट हो गए और लगभग तुरंत ही राख में बदल गए। ये तो आशाजनक है। वांग हाओ बेहद खुश था, ऐसा लग रहा था कि प्रतिशोध के इस भाले को परिष्कृत करने की उम्मीद जगी है। वांग हाओ द्वारा प्रतिशोध भाले को अपनी आत्मा में समाहित करने के तुरंत बाद कोर फॉर्मेशन के बाहर फंसी कलिस्ता ने उन्मादी और हिंसक चीख मारी। नया अध्याय देखने के लिए उपशीर्षक URL वापस पर जाएं। ओह नहीं, धिक्कार है उस ड्रैगन के पर, मेरा प्रतिशोध का भाला वापस दे। मैं तुझे मार डालूंगा, तेरी खाल उतार दूंगा, तेरी आत्मा को आत्मा के दीपक में परिवर्तित कर दूंगा और तेरी आत्मा को अरबों वर्षों तक यातना दूंगा। नहीं, कलिस्ता ने प्रतिशोध के भाले के भीतर अपने लोगों की आत्माओं को तेजी से लुप्त होते हुए महसूस किया और उसका हृदय दुख और आक्रोश से भर गया। घृणा से विकृत उसका चेहरा अब और भी क्रोधित हो गया था। रुक जाओ, तुम नीच अजगरों, तुम नीच कमीनों। अगर तुमने मेरे भूत कबीले की बहादुर आत्माओं को सताना जारी रखा तो मैं तुम्हें भयानक मौत दूंगा। एक भयानक मौत। बैंग टिल्डा बैंग। कलिस्ता ने उन्मत्त होकर उस अवरोधक घेरे पर हमला करना शुरू कर दिया, उसे मुक्कों से तोड़ दिया
अपने कंधों से उस पर प्रहार किया और उसे तोड़ने के लिए अपने शरीर के हर हिस्से का इस्तेमाल किया। उन्होंने हमले के हर उस तरीके का इस्तेमाल किया जिसके बारे में वे सोच सकते थे। कोर रिस्ट्रिक्टिव एरे पर लगातार हमले होने के कारण कलिस्ता के आत्मिक शरीर को भी भारी क्षति पहुंची। मूलतः यह आत्मा शरीर श्रीमती मुजू का था। इसके अलावा चूंकि वह शरीर साधना करने वाली नहीं थी, इसलिए कई उथल पुथल के बाद आत्मा शरीर के टूटने के लक्षण दिखने लगे। यहाँ तक कि मुजू, जो धीरे धीरे अंधेरे पिंजरे से बाहर निकल रही थी, उसने भी जरा से अवसर का फायदा उठाया और कलिस्ता के अपनी आत्मा पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष करते हुए विरोध करना शुरू कर दिया। हे दुष्ट स्त्री, अभी इसी वक्त मेरे शरीर से निकल जाओ, अन्यथा मेरे पिता तुम्हें अवश्य ही नष्ट कर देंगे। हा हा हा, तुम्हारे पिता, क्या वो अमर शक्ति के देवता हैं या भगवान? अगर नहीं तो वो मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं। हा हा हा, छोटी बच्ची, बस अपनी किस्मत स्वीकार कर लो और मेरी दासी बन जाओ, रानी कलिस्ता की दासी। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शान होगी। अरे ये दुष्ट स्त्री, मैं तुम्हारी गुलाम बनने से बेहतर खुद को मार डालूंगी। मृत्यु में भी मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। उस क्षण मुजू को पूरी तरह से निराशा महसूस हुई। वह कलिस्ता के सभी कारनामों से वाकिफ थी, खासकर तब जब उसे पता चला कि ये दुष्ट महिला वांग हाओ को निशाना बना रही है। न जाने क्यों मुजू को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल खून से लथपथ हो और उसे असहनीय दर्द की लहरें महसूस हो रही थीं। मुझे माफ करना वांग हाओ, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। मेरा शरीर बुरे लोगों के वश में था। उस क्षण अज्ञात कारणों से मुजू को मृत्यु से ठीक पहले अचानक कुछ क्षणों के लिए स्पष्टता का अनुभव हुआ और उसने जबरदस्ती अपनी आत्मा पर नियंत्रण हासिल कर लिया। वांग हाओ को खुलकर अपने मन की बात बताओ। पल भर में वांग हाओ के दिमाग में मुजू के रोने की आवाज़ गूंज उठी। मुझे खेद है वांग हाओ, मुझे माफ करना वांग हाओ, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए वांग हाओ स्तब्ध रह गया और उसने तुरंत ही विनाश की ज्वाला को उन मरे हुए लोगों और भूतों को साफ करने से रोक दिया जिन्होंने उसकी आत्मा के स्थान पर आक्रमण कर दिया था। क्या तुम हो मुजू? तुम अभी तक मरी नहीं हो। वांग हाओ ने कोर फॉर्मेशन के माध्यम से मुजू से बात की, जो फॉर्मेशन के बाहर थी। मुजू, जिसकी आंखों में आंसू भरे थे, बेकाबू होकर सिसकने लगी और वांग हाओ को सिर हिलाकर अभिवादन किया। उसी क्षण सौम्य, दयालु और सुसंस्कृत मुजू एक बार फिर लौट आई। हालांकि ये दिल को छू लेने वाला दृश्य 3 मिनट से भी कम समय तक ही चला। पलक झपकते ही मुजू का चेहरा फिर से विकृत हो गया, भयावह और डरावना हो गया, क्योंकि स्त्री दानव कलिस्ता ने एक बार फिर उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया था। हे छोटी बच्ची, तुम मेरी गुलाम बन जाओ तो बेहतर होगा। अजगर के नीच, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। अगर तुझे अपनी भलाई पता है तो प्रतिशोध का भाला मुझे अभी लौटा दे, वरना मुझे बस अपनी इच्छा शक्ति पर काबू रखना होगा और मेरे लोगों की आत्माएं पल भर में तेरे मन और आत्मा पर कब्जा कर लेंगी और तू चलता फिरता मुर्दा बन जाएगा। कलिस्ता ने धमकी दी। पहले तुम अपनी चिंता करो। मैं तुम्हें ये बताने से नहीं डरता कि मैं प्रतिशोध के भाले को पूरी तरह से परिष्कृत करने में ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। जब ऐसा होगा तब मैं तुम्हें तुम्हारे ही हथियार से मारे जाने का अनुभव कराऊंगा। वांग हाओ ने भी अपने प्रतिद्वंद्वी का उपहास किया, फिर उसकी चेतना एक बार फिर आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर गई और उसने काली तलवार की छाया को विनाश की ज्वाला और तलवार के इरादे को छोड़ने के लिए उकसाना जारी रखा ताकि मरे हुए आत्माओं का नाश हो सके। अरे धिक्कार है दुष्ट अजगर, मैं तुम्हें भयानक मौत दूंगा। मेरे प्यारे लोगों, डरो मत, मेरा राजा तुम्हारी रक्षा के लिए आएगा। जब मैं इस बाधा को तोड़ूंगा तब तुम्हें बचाने का समय होगा। कलिस्ता ने अपने आप से बुदबुदाते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर मूल अवरोध पर हमला किया। प्राचीन सुरक्षा घेरे की हर चीज वांग हाओ के नियंत्रण में थी। मुख्य सुरक्षा घेरा ढहने की कगार पर था और आधे घंटे से भी कम समय तक टिक सकता था।
वांग हाओ ने दांत पीसते हुए जोखिम उठाने का फैसला किया और प्रतिशोध के भाले को पूरी तरह से आत्मा तारे की सतह पर फेंककर उसे परिष्कृत करने का प्रयास किया। आत्मा के सार के मूल भाग के अलावा आत्मा ग्रह की पूरी बाहरी परिधि विनाश की अंतहीन ज्वालाओं में पूरी तरह से घिरी हुई थी, ठीक उसी तरह जैसे किसी तारे की सतह। वांग हाओ ने अपने ब्लैक फ्लेम सरपेंट क्लोनों को प्रतिशोध के भाले को जकड़ने और धीरे धीरे उसे विनाश की ज्वालाओं के सागर की ओर खींचने का आदेश दिया। उसी क्षण ब्लैक फ्लेम सरपेंट ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। अप्रत्याशित रूप से आत्मा के क्षेत्र में उत्पात मचा रहे मरे हुए और भूत एक ही समय में साजिश रचते हुए प्रतीत हुए और उन्होंने काले ज्वाला सर्प के शरीर को जकड़ना शुरू कर दिया, लगातार उसकी खाल और शरीर को काटते और फाड़ते हुए उसे प्रतिशोध के भाले को आग के सागर में खींचने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। अरबों मृत आत्माओं की व्यक्तिगत शक्ति अत्यंत कमजोर होती है, लेकिन जब वे संयुक्त हो जाती हैं तो वे भयावह हो जाती हैं। एक पल में ही 7000 फीट लंबे शरीर वाला विशालकाय काला ज्वाला सर्प भी असहाय हो गया। सदियों तक घसीटने के बाद भी वे बदला लेने वाले भाले को 1 इंच भी हिला नहीं पाए। इस समय वांग हाओ चिंतित हो गया और उसने ब्लैक ब्लेड शैडो के भीतर डिस्ट्रक्शन फ्लेम ब्लेड इंटेंट को सक्रिय करना शुरू कर दिया ताकि ब्लैक फ्लेम सरपेंट के शरीर को परेशान कर रही मरे हुए आत्माओं को भगा सके और उनका गला घोंट सके। विनध्याय 579 प्रतिशोध के भाले को परिष्कृत करना। हालांकि वांग हाओ के आश्चर्य के लिए हालांकि ये मृत आत्माएं विनाश की तलवार से पूरी तरह नष्ट हो गईं, फिर भी उन्होंने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। ये पुस्तक सर्वप्रथम ताइवान नॉवेल नेटवर्क पर प्रकाशित हुई थी, जो त्रुटिरहित और व्यवस्थित अध्यायों के साथ एक शानदार पठन अनुभव प्रदान करती है। इसके अलावा मरे हुए लोगों और भूतों के एक समूह का सफाया हो जाने के बाद भी अनगिनत और लोग उनके नक्शे कदम पर चले गए। ये प्रेत आत्माएं अचानक एकजुट हो गईं और मृत्यु के सामने निर्भीक हो गईं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पल भर में ही वह स्थान एक अजेय नस्लीय एकता से भर गया हो। ये किस प्रकार का सामंजस्य है? शायद ये किसी दौड़ को जारी रखने की आवश्यकता के कारण था, या शायद यह उन मरे हुओं का एक गहरा जुनून है जो कभी ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली जाति थे। ये जुनून इस बात को लेकर है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भूत कबीले द्वारा बड़ी मेहनत से हासिल किया गया बदला लेने का रास्ता पूरी तरह से टूट नहीं सकता। प्रतिशोध के इस दृढ़ संकल्प और प्राचीन काल से लाखों वर्षों तक फैली घृणा के साथ इन प्रेतात्माओं की शेष इच्छा शक्ति प्राचीन ड्रैगन जाति के प्रति घृणा से भरी हुई है। ये तीव्र घृणा वांग हाओ की आत्मा में पल भर में संघनित हो गई, मानो शांत समुद्र से अचानक बवंडर उठ खड़ा हो। यहाँ तक कि वांग हाओ भी पल भर में अपना होश और आत्मा खोने के कगार पर था और पूरी तरह से भूत जाति की इच्छा का गुलाम हो गया था। उसी क्षण वांग हाओ के मानसिक क्षेत्र में अचानक एक अद्वितीय भव्यता का विस्फोट हुआ। रहस्यमय काला मन का, जो शांतिपूर्वक निष्क्रिय पड़ा था, अचानक काले प्रकाश के विस्फोट के साथ फट पड़ा, सीधे मस्तिष्क को पार करते हुए वांग हाओ की आत्मा में प्रवेश कर गया। कृपया ब्लैक आई सॉन्ग को बायडू पर खोजें। इस रहस्यमय काली रोशनी से प्रकाशित होने के बाद प्रतिशोध के भाले के पास मौजूद मरे हुए लोग और भूत बर्फ की तरह तुरंत पिघल गए और वाष्पीकृत हो गए। हर पल हजारों, लाखों, करोड़ों मृत आत्माएं और उनकी आत्माएं लुप्त हो जाती हैं, चमकदार सुनहरी आत्मा ऊर्जा के विस्फोटों में परिवर्तित हो जाती हैं जो पूरे आत्मा क्षेत्र में विलीन हो जाती हैं। उस रहस्यमयी काले मनके से निकली प्रकाश की किरण एक पल से भी कम समय तक रही, फिर भी उसने लगभग आधे से अधिक मरे हुए आत्माओं को नष्ट कर दिया। उस क्षण बचे हुए सभी मरे हुए लोग इतने भयभीत हो गए कि वे प्रतिशोध के भाले में वापस चले गए, अंदर छिप गए और बाहर आने और अधिक परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही संकट पल भर में टल गया, वांग हाओ ने ब्लैक फ्लेम सरपेंट को आदेश दिया कि वह प्रतिशोध के भाले को तुरंत आग के सागर में खींच ले। उन्होंने तुरंत इसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। विनाश की ज्वालाओं से झुलसने के तुरंत बाद प्रतिशोध का भाला तीव्र गर्मी से लाल हो गया और इसके अंदर धुंधला सा दिखाई देने वाला सरनी का कोर धीरे धीरे विघटन के संकेत दिखाने लगा।
प्रतिशोध का ये भाला मूल रूप से भूत कबीले के अरबों मरे हुए भूतों की बची हुई आत्माओं से बना था और अंततः यह आत्माओं के संघनन से बना एक दिव्य हथियार है। विनाश की ज्वाला आत्मा में भी जन्म लेती है और आत्मा पर इसका जलने वाला प्रभाव अद्वितीय है। जल्द ही प्रतिशोध का भाला एक झुलसा देने वाले तरल के गोले में पिघलने लगा, क्योंकि वांग हाओ लगातार ब्लैक फ्लेम सरपेंट को नियंत्रित करके विनाश की ज्वाला का तापमान बढ़ा रहा था। पिघलने की गति भी लगातार तेज होती जा रही है। भीतर मौजूद आत्मा की छाप भी विनाश की ज्वालाओं में जलने के साथ साथ बिखरने लगी। जैसे जैसे उसे महसूस हुआ कि प्रतिशोध का भाला धीरे धीरे परिष्कृत हो रहा है और अपने लोगों की इच्छा से उसका संबंध तेजी से धुंधला होता जा रहा है, कलिस्ता घबराने लगी। अरे असंभव! एक साधारण ग्रह स्तरीय प्राणी अमर स्तरीय अर्धदेवता हथियार कैसे बना सकता है? बिल्कुल असंभव। मेरे लोगों, हिम्मत रखो, हमारे राजा जल्द ही यहाँ आएंगे। अंत में कलिस्ता ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी पहले से ही सीमित आत्मा शक्ति का उपयोग करते हुए एक निषिद्ध तकनीक को अंजाम दिया और अपने आत्मा शरीर को एक भाले में परिवर्तित करके मूल प्रतिबंध पर अंतिम हमला किया। इस हमले में कलिस्ता ने अपनी लगभग सारी आत्मिक ऊर्जा को केंद्रित किया और अब तक का अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। मेरे लिए इसे तोड़ दो। कलिस्ता ने मानव भाले का रूप धारण किया और मुख्य संरचना पर अंतिम हमला किया। इस हमले के केवल दो ही परिणाम होंगे। वैकल्पिक रूप से कोर संरचना में एक दरार पैदा की जा सकती है, अन्यथा तुम्हारी आत्मा हवा में बिखर जाएगी। वांग हाओ ने कलिस्ता को कोने में धकेल दिया था, इसीलिए उसके पास इतना बड़ा जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह अपने जीवन को दांव पर लगाने जैसा है, जिसे पुनर्जीवित करना इतना कठिन रहा है, एक अंतिम हताश जुआ खेलने के समान। बूम टिल्ड। बहुत ज्यादा हिंसक प्रभाव के बिना कलिस्ता का सिर कोर एरे के एक बिंदु से टकरा गया। यह विवरण बाल जितना बारीक है, फिर भी इसने एक भयावह आत्मिक ऊर्जा के प्रभाव को सहन किया जिसने लगभग दुनिया को नष्ट कर दिया था। क्लिक करे टिल्ड। उस प्राचीन संरचना में एक हल्की सी आवाज गूंज उठी। इसके तुरंत बाद मकड़ी के जाले जैसी महीन दरारें अचानक और तेजी से सरनी के मूल स्थान में फैल गईं, जो कलिस्ता के सामने पहले अदृश्य थीं। क्लिक क्लिक टूटने की आवाज तेज होती गई और फिर एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ लाखों वर्षों से काम कर रही प्राचीन सीलिंग प्रणाली पल भर में अनगिनत सुनहरे टुकड़ों में बिखर गई, जो बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगे। इस अंतिम प्रहार में कलिस्ता ने अपनी जान जोखिम में डाली और एक हताश जुए में अंतिम विजय प्राप्त की। मेरी प्रजा, हमारे राजा के आने का इंतजार करो, जो तुम्हें बचाने आएगा। उद्धरण चिन्ह। कलिस्ता की आत्मा टूटने की कगार पर थी और इस प्रभाव के कारण उसे एक भयानक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। यदि ये किसी शक्तिशाली अमर व्यक्ति का आत्मा शरीर होता तो स्वाभाविक रूप से यह निर्भीक होता, लेकिन यह आत्मा शरीर मुजू का है, जो केवल ग्रह स्तर के शिखर पर है। इसलिए मुजू के पहले से ही गंभीर रूप से घायल आत्मा शरीर को एक और लगभग विनाश का सामना करना पड़ा। अगर कलिस्ता की शक्तिशाली आत्मा की छाप न होती, जिसने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से मुजू के आत्मा शरीर को विनाश से बचाए रखा, तो मुजू का आत्मा शरीर जीवित नहीं रह पाता। ये नवजन्मित आत्मा बहुत पहले ही ध्वस्त हो चुकी है। प्रतिबंधात्मक घेरे को तोड़ते ही कलिस्ता मुड़ी और उसकी आत्मा तेजी से प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गई, जो वांग हाओ के सिर में प्रवेश कर गई। अगले ही पल जब कलिस्ता वांग हाओ के आत्मा क्षेत्र में प्रकट हुई, तो वह ये देखकर भयभीत हो गई कि प्रतिशोध का भाला अंतहीन काली लपटों द्वारा परिष्कृत किया जा रहा था। इस समय प्रतिशोध का भाला पूरी तरह से पिघलकर एक तरल के कुंड में बदल गया था और उसके ऊपर एक विशाल काला ज्वाला सर्प आग के काले सागर में उस तरल को खतरनाक ढंग से घूर रहा था। तुम आ गए बिल्कुल सही समय पर। इससे मुझे आत्मा अवशोषण तकनीक का उपयोग करने और अपना समय बर्बाद करने की परेशानी से मुक्ति मिल गई। तुम सीधे मेरे दरवाजे पर आ गए। वांग हाओ का मानसिक प्रतिरूप अचानक कलिस्ता के सामने प्रकट हो गया। अरे तू नीच अजगर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रतिशोध के भाले को परिष्कृत करने की? मैं तुझे नष्ट कर दूंगा।
कलिस्ता ने अचानक एक भयानक आभा का विस्फोट कर दिया। उस जबरदस्त जुझारू भावना को देखकर वांग हाओ के दिल में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही वांग हाओ बचाव की तैयारी कर रहा था, कलिस्ता ने एक अप्रत्याशित चाल चली। अचानक वांग हाओ के क्षणिक भ्रम का फायदा उठाते हुए वह पलक झपकते ही आग के काले सागर में कूद गया और प्रतिशोध के भाले के साथ जबरदस्ती जुड़ने की तैयारी करने लगा। कलिस्ता की हरकतें देखकर वांग हाओ को बुरा महसूस हुआ। अरे नहीं, ये तो भयानक है। प्रतिशोध का भाला अभी पूरी तरह से परिष्कृत नहीं हुआ है। अगर कलिस्ता इसे अभी निगल गई तो भले ही मेरी शक्ति वापस आने के बाद मेरे पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली शक्तियां हों, मैं फिर भी पूरी तरह से कुचल जाऊंगी। वांग हाओ के चेहरे के भाव में अचानक बदलाव आया और उसने जल्दी से ब्लैक फ्लेम सरपेंट को नियंत्रित करके कलिस्ता को स्पीयर ऑफ वेंजेंस के सामने रोक दिया। उसी समय वांग हाओ ने भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए काली तलवार की छाया के भीतर तलवार के इरादे की विनाशकारी ज्वालाओं को नियंत्रित किया और कलिस्ता पर वार किया। इस समय कलिस्ता अपनी अंतिम सांसें ले रही थी और उसकी आत्मा टूटने की कगार पर थी। विनअध्याय 580 भूत कुल का पुनर्जन्म। कलिस्ता ने ब्लैक फ्लेम सरपेंट के हमले को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए पूरी ताकत से हमला किया। प्रतिशोध का भाला मेरा है और कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। मेरे लोग, भूतों, मेरी पुकार का जवाब दो। जब तक मैं जीवित हूँ, मेरा बदला कभी खत्म नहीं होगा। मेरे कुल के वीर आत्माओं, शीघ्र ही मेरी बाहों में लौट आओ। कलिस्ता ने अपनी बाहें फैलाईं और प्रतिशोध के भाले की ओर उड़ गई, जो विनाश की ज्वालाओं में पिघलकर तरल बन गया था। उसका शरीर सीधे काले ज्वाला सर्प द्वारा उगली गई विनाशकारी लपटों से होकर गुजरा। इस दौरान उसकी आत्मा उन काली लपटों से प्रज्वलित हो गई और तेजी से जलने लगी। हालांकि उस समय कलिस्ता को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। सारा ध्यान प्रतिशोध के भाले को वापस हासिल करने पर केंद्रित था। हताशा में वांग हाओ ने आत्मा को पकड़ने की तकनीक का इस्तेमाल किया। प्रतिशोध के भाले को जबरन छीनने का मतलब होगा कलिस्ता के संसाधनों को काट देना और उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोकना। जैसे ही वांग हाओ ने स्पिरिट एब्जॉर्प्शन टेक्निक का प्रयोग किया, लगभग उसी समय कलिस्ता के हाथ स्पीयर ऑफ वेंजेंस को छू गए। मिट्टी से मिट्टी, राख से राख, मेरे शरीर में लौट आओ। कलिस्ता का चेहरा खुशी से चमक उठा, क्योंकि वह क्षण आने ही वाला था जब वह प्रतिशोध का भाला वापस पा सकती थी और अपना अमर रूप पुनः प्राप्त कर सकती थी। हालांकि जैसे ही कलिस्ता ये सोचकर बेहद खुश हुई कि वह जल्द ही प्रतिशोध के भाले के साथ जुड़कर अपनी शक्ति वापस पा लेगी, अचानक आकाश से एक सुनहरी बिजली गिरी। बिजली ने लगभग तुरंत ही भाले पर प्रहार किया और फिर पिघलकर गेंद बन चुका वह भाला अचानक पानी के छींटों की तरह पूरे अंतरिक्ष में बिखर गया। नया अध्याय देखने के लिए उपशीर्षक URL दर्ज करें। वायुआपे सोम। उनमें से अधिकांश तारे के केंद्र के अंतहीन पिंजरे में समा गए। उसी क्षण आत्मा तारे के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल का निर्माण हुआ, जिसने एक भयानक विनाशकारी शक्ति उत्पन्न की जिसने प्रतिशोध के भाले की आत्मा को निगल लिया जो अभी अभी विलीन हुई थी। अपनी आखिरी सांसें ले रही कलिस्ता भी उसमें समा गई। फिर ब्लैक होल धीरे धीरे बंद हो गया। मन को शांति मिल गई है। वांग हाओ द्वारा मुश्किल से परिष्कृत किए गए प्रतिशोध के भाले का आत्मा ऊर्जा कोर और कलिस्ता का टूटा हुआ आत्मा शरीर भी आत्मा तारा कोर के अंतहीन पिंजरे में कैद थे। उसी समय वांग हाओ की गुलाम बन चुकी जरग्रानी लिया को भी कैद कर लिया गया था। जब लिया ने अपने आसपास के स्थान में भयानक आत्मिक ऊर्जा का अचानक प्रवाह महसूस किया, साथ ही एक भयावह रूप से शक्तिशाली आकृति के प्रकट होने के साथ वह तुरंत भयभीत हो गई। हालांकि जब विस्तृत जांच के बाद उसे पता चला कि मुजू की आत्मा कोमा में चली गई है, तो लेइया का चिंतित हृदय अंततः शांत हो गया। तो लेइया ने ये खबर वांग हाओ को बताई। गुरुजी, उस स्त्री की आत्मा टूटने की कगार पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा के भीतर एक और बहुत दृढ़ आत्मा उसे सहारा दे रही है, इसीलिए वह अभी तक टूटी नहीं है। वांग हाओ की चेतना का क्लोन भी अनंत पिंजरे में प्रवेश कर गया और अपनी चेतना के साथ मुजू के आत्मा क्षेत्र पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा।
हालांकि जैसे ही उसने आक्रमण किया, वांग हाओ ने पाया कि मू जू की आत्मा तेजी से विघटित होने लगी थी। कोई और विकल्प न होने के कारण वांग हाओ को पीछे हटना पड़ा। मुझे आश्चर्य है कि क्या कलिस्ता की आत्मा की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई है। यह एक गंभीर समस्या है। मू जू की आत्मा टूटने की कगार पर है। बेहतर होगा कि इसे यहीं छोड़ दिया जाए और धीरे धीरे इसे पुनर्जीवित होने दिया जाए। यदि भविष्य में ये पता चलता है कि प्रतिशोधी रानी की आत्मा की शक्ति नष्ट नहीं हुई है, तो मेरे पास परिवार से ऊपर न्याय को रखकर मू जू की आत्मा को अपने हाथों से नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इस प्रतिशोध के भाले की आत्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करना सबसे अत्यावश्यक कार्य है। यह एक ऐसी चीज है जिससे वांग हाओ को काफी परेशानी हो रही है। वांग हाओ ने पाया कि प्रतिशोध के भाले में मूल रूप से निवास करने वाली मृत आत्माएं अचानक आई सुनहरी बिजली के कारण विघटित हो गई थीं, और प्रत्येक की अपनी स्वतंत्र आत्मा और शरीर था। आज प्रतिशोध के भाले के लगभग हर छोटे समूह में मूल रूप से एक भूत की आत्मा समाहित थी। ये आत्माएं तो पहले से ही मृत थीं। फिर भी सुनहरी बिजली की इस अचानक चमक के बीच ऐसा लगा मानो उनका पुनर्जन्म हुआ हो। सुनहरी बिजली से मृत आत्मा की इच्छाशक्ति नष्ट हो जाने के बाद शुद्ध चेतना और आत्मा की ऊर्जा मिलकर एक बिल्कुल नए जीवन का सृजन करती हैं। और ऐसे जिंदगियां अब वांग हाओ के अंतहीन पिंजरे में फंसी हुई हैं, जिनकी संख्या कम से कम दसियों अरब है। आत्मा अवशोषण तकनीक का उपयोग करते समय आत्मा क्षेत्र में अचानक एक रहस्यमय सुनहरी बिजली क्यों प्रकट हुई? वांग हाओ भी पूरी तरह से हैरान रह गया। हालांकि वांग हाओ को परेशान कर रही प्रेतवाधित आत्माओं की समस्या का अंततः समाधान हो गया है। अब भूत जाति के ये मरे हुए प्राणी, जिन्हें मूल रूप से प्राचीन ड्रैगनों ने मार डाला था, वांग हाओ के आत्मा क्षेत्र में एक अलग तरीके से पुनर्जन्म लेते हैं। शायद स्वर्ग भूत वंश के विनाश के लिए प्रायश्चित करने का यही तरीका अपना रहा है। शायद वांग हाओ को ड्रैगन वंश का भाग्य विरासत में मिला था, इसलिए